हमारे इस एग्जाम्पल में डिले जो है वो 1 साल का हो गया था, डिले बढ़ गया था। तो डिले बढ़ने पर क्या लेट फीस बढ़ जाएगी? हाँ, बढ़ेगी तो लेकिन जितना टीडीएस अमाउंट है, बस मैक्सिमम उतनी ही लेट फीस लग सकती है, उससे ज्यादा नहीं लग सकती। तो यहाँ पर टीडीएस अमाउंट क्योंकि 5,000 था इसलिए 5,000 है। अब मान लो एग्जाम्पल चेंज, मान लो अगर ऐसी 10 पार्टियां होती और ये टीडीएस अमाउंट 50,000 होता, तो पहले 50,000 टैक्स जमा होता, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट जमा होता, और फिर ये लेट फीस जो अभी 73,000 आ रही है, ये 73,000 के बजाय 50,000 हो जाती, क्योंकि मेरा टीडीएस अमाउंट ज्यादा था, 50,000 था। तो पहले हम 50,000 का टैक्स जमा करवाते, फिर हम इंटरेस्ट जमा करवाते और 50,000 की लेट फीस जमा करवाते। जब हम इतना काम कर लेते, उसके बाद हमको ये रिटर्न फाइल करने को होता। बात समझ में आई? बात समझ में आई, बताओ। जी सर। बात समझ में आई? क्योंकि मेरा टीडीएस अमाउंट कम था, इसलिए लेट फीस भी कम हो गई। लेकिन अगर मान लो कि मेरा टीडीएस अमाउंट, कोई स्क्रीन पर शायद कुछ चला रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पर कुछ ना करें, ठीक है? कोई अगर, ये टीडीएस का अमाउंट क्योंकि मेरा कम था, इसलिए मेरी लेट फीस भी कम हो गई। लेकिन अगर मान लो मेरा टीडीएस का अमाउंट बहुत ज्यादा हो, तब तो ये लेट फीस जमा करवानी पड़ेगी बच्चों। मान लो अगर टीडीएस का अमाउंट 50,000 है, तो अप टू 50,000 तक तो लेट फीस लगी सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हो सकता है मेरे टीडीएस का अमाउंट 5 लाख हो, ठीक है? तो पहले 5 लाख टीडीएस जमा कराना पड़ेगा, उसके ऊपर का आया हुआ इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा, और 73,000 की लेट फीस पूरी पूरी जमा करवानी पड़ेगी। कोई छूट नहीं, क्यों? क्योंकि 200 रुपए प्रतिदिन या टीडीएस अमाउंट, विच एवर इज लेस की लिमिट है यहाँ पर, विच एवर इज लेस की लिमिट है। बताओ, बात समझ में आ गई? मैंने तीनों सिनेरियो ले लिया, बताओ बात समझ में आ गई? जी सर। क्लियर है ये बात? जी। क्योंकि टीडीएस का अमाउंट कम है इसलिए लेट फीस भी कम है। अगर टीडीएस का अमाउंट ज्यादा होता तो लेट फीस भी ज्यादा होती। ठीक हो गई बात? चलो, आई होप आपको बात मेरी पूरी पूरी समझ में आ गई। चलो, तो आज के टॉपिक में हमने हमने आज और अपने कल के सेशन में क्या क्या सीखा, पहले ये समझ लेते हैं। आज हम 5 मिनट आपके साथ बात करेंगे कि बैच को कैसे हम लोग अपने आगे रन करवाएंगे। सबसे पहले हमने सीखा टीडीएस क्या होता है, किन लोगों को टीडीएस फाइल करना है, किन लोगों को टीडीएस फाइल नहीं करना है, किस रेट से टीडीएस कटता है, और क्या टाइम लिमिट है टीडीएस को काट कर जमा कराने की, नहीं कराया तो क्या होगा, रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट क्या है, अगर उस डेट में रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो क्या होगा। ये बातें हमने समझी थी। ठीक हो गई बात? अब उसके बाद जो ये वाला टॉपिक है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल टॉपिक है। इसी टॉपिक के बेस पर हमारे पूरे बैच की नींव रखी जाएगी, ठीक है? आज का और कल का सेशन दोनों इंट्रोडक्टरी सेशन था। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। देखिए, हमारे बैच से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम अपने बैच को कंप्लीट जब करेंगे, पढ़ाएंगे, उस समय हमको ये बातें बतानी पड़ेंगी आपको। जैसे कि 26 एस क्या होता है, ठीक है? जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। ये दो बातें ऐसी हैं जो कि हमें टीडीएस को बताते समय ना चाहते हुए भी टेकअप करनी पड़ेंगी। लेकिन इनकम टैक्स का मेरा एक सेपरेट बैच है। बैलेंस शीट को बनाने का, एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड प्रोविजनल बैलेंस शीट को बनाने का मेरा सेपरेट बैच है। जीएसटी का हमारा सेपरेट बैच है। कॉर्पोरेट फाइलिंग, आरओसी की फाइलिंग, एमसीए की फाइलिंग, इसका एक सेपरेट बैच है। टैली को किस तरह से मेंटेन किया जाए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करी जाए, इसका एक सेपरेट बैच है। इसलिए इनकी चर्चा तो इस बैच में नहीं होगी। लेकिन ये हमारे रिलेटेड कोर्सेज हैं जो कि सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। ठीक होगी बात? लेकिन टीडीएस, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और 26 एएस, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि हमें अपने बैच में बताते समय थोड़ी थोड़ी आपको बतानी पड़ेंगी। ऑल दो इनकम टैक्स आईटीआर फाइलिंग के लिए ITR 1 to 7 इंक्लूडिंग ITR U, ये सारी बातें हमने अपने इनकम टैक्स के बैच में करी हैं। 2 महीने का एक सेपरेट बैच है, उसके अंदर हम लोग पूरी रिटर्न फाइलिंग को ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पर सीखते और समझते हैं। ठीक हो गई बात? चलिए, ये मेरा डिस्क्लेमर था, इसलिए ताकि आपको ये बात पता रहे कि हम लोग क्या पढ़ाएंगे और क्या नहीं। बैलेंस, अब जाहिर सी बात है कि टीडीएस जो आता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के बाद ही पता चलता है। बैलेंस शीट बनाते समय ही पता चलता है किस पर टीडीएस काटना है, किस पर नहीं काटना है। ठीक हो गई बात?
ये बात टैली पर डेटा मेंटेन करते समय ही पता चलती है। लेकिन अब ये सब सेपरेट टॉपिक है, इस टॉपिक को हम अपने अपने टीडीएस के बैच में तो नहीं लेंगे, लेकिन इनसे जुड़ी हुई जो भी बातें होंगी उन बातों को हम यहीं पर क्लियर करते चलेंगे। आपको काफी हद तक आपको क्लियर हो भी जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हम आपको टीडीएस फाइलिंग सिखाएं। कतई कोई ये ना समझे, एक और डिस्क्लेमर है, कतई कोई ये ना समझे कि हम लोग टीडीएस के बारे में, हमारे जितने भी सेक्शन है टीडीएस के, हम उसके बारे में एक समराइज वे में आपको बताएंगे कि ये सेक्शन है, इस सेक्शन में ये होता है। जैसे कि हमने अपनी इस स्लाइड में बताया कि इस सेक्शन में ये होता है, इस सेक्शन में ये होता है। लेकिन मकसद जो हमारा सीखने का है वो ये है कि सेक्शन में जो भी होता है, अब हमें पता है कि इतना अमाउंट हमने इनको पे किया है और इतने अमाउंट का टीडीएस काटना है। अब हमें ये बताइए कि हम इस टीडीएस को काट के कैसे जमा करवाएं और उसके बाद कैसे रिटर्न फाइलिंग करें, ताकि जिस पार्टी का टीडीएस कटा है उस पार्टी को उसके 26 एएस पर, उसके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में और उसके टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में उसको दिखाई दे। यानी कि एआईएस, टीआईएस और 26 एएस में उसको दिखाई दे। और वो पार्टी ये चाहेगी कि आगे जाकर के वो उसका रिफंड क्लेम करे। ठीक है। तो हो सकता है कभी कभी आप भी, भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास किसी का कोई क्लाइंट आएगा और आपसे कहेगा कि सर मेरा टीडीएस कट गया है, मुझे पैसा वापस चाहिए, जरा आप फाइलिंग कर दीजिए और मुझे पैसा वापस दिलवाइए, तो आपको टीडीएस काटना भी आना चाहिए और टीडीएस को वापस दिलवाना, रिफंड दिलवाना उस पार्टी को ये भी आना चाहिए। टीडीएस को रिफंड कैसे दिलवाना है, अब ये टॉपिक यहाँ का नहीं है, ये टॉपिक हमारे इनकम टैक्स के बैच का है, ये टॉपिक टीडीएस के बैच का नहीं है। यहाँ तो हम टीडीएस को काटना सिखाएंगे, लेकिन वो कटा हुआ टीडीएस कैसे दिखेगा पोर्टल पर, ये बात इनकम टैक्स के हमने बैच में डिटेल में बताई हुई है और वहां पर हमने इसको डिस्क्राइब किया। ठीक हो गई बात। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि 50 सेक्शन है। 50 सेक्शन में अगर कोई 2-4 सेक्शन छूट भी जाए चिंता मत करिएगा, क्योंकि आपको अगर टीडीएस काट करके जमा करवाना आता है और उसके बाद आपको उसकी रिटर्न फाइलिंग करना आता है, तो किसी भी सेक्शन में कुछ भी टीडीएस कट रहा हो आप सबकी करा लेंगे। हिंदी में एक कहावत कही जाती है कि अगर आपको एक बार शिकारी को शिकार करना आ जाए तो वो किसी भी चीज का शिकार कर सकता है। ठीक है। चाहे उसके सामने भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे गधा हो, उसको शिकार करना आता है तो वो किसी का भी शिकार कर लेगा। ठीक हो गई बात। यही बात यहाँ पर लागू होती है। अगर आपको टीडीएस काट करके जमा करवाना आता है, रिटर्न की फाइलिंग करना आता है, तो आप हर सेक्शन में, किसी भी सेक्शन में कुछ भी अमाउंट डाल करके टीडीएस आप कटवा सकते हैं, जो भी एप्लीकेबल हो। तो किस सेक्शन को पढ़ना इतना ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। ठीक होगी बात। लेकिन हम ऐसा आपको बता देते हैं कि 25 सेक्शन है, 25 से 30 सेक्शन है। मोटा मोटा 15 से 20 सेक्शन तो हम अपने बैच में कवर करवा ही देंगे। 100%। हो सकता है 26 के 26 भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब हम जाएंगे रिटर्न को फाइल करने के लिए तो हमारे पास हर सेक्शन होगा। ठीक है। वहां पर हर सेक्शन का ऑप्शन होगा, इसलिए हम आपको बताएंगे। एक बात और इम्पोर्टेंट है, जब हम अपने बैच को कल से प्रैक्टिकली कंटिन्यू करेंगे तो कई जगह पर कैलकुलेटर का यूज होगा, इसलिए आप अपने साथ एक कैलकुलेटर लेकर के बैठिए। क्योंकि कॉपी पेन तो लेना बिल्कुल रिक्वायर्ड है, क्योंकि इनकम टैक्स के बैच में हम कभी कदार मना कर देते हैं कि कॉपी पेन मत लीजिए, लेकिन ये टीडीएस का बैच है, यहाँ पर कॉपी पेन आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि लिमिट कितनी है, कहाँ पर 200 रुपए की पेनल्टी है, कहाँ पर 1.5% की है, लास्ट डेट क्या है, कब जमा कराना है, कौन सा फॉर्म जाएगा, इन सभी चीजों के लिए आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। लेकिन यही मेरे पीपीटी के नोट्स आपके पास व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर आ जाएंगे। हमारे लेक्चर्स जिस किसी के छूट गए हो वो एलएमएस पर भी आ जाएंगे, टेलीग्राम पर भी आ जाएंगे। हमारी टीम है किरदा लीगल स्टार की, आप उनसे एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज डालेंगे या ग्रुप पर मैसेज डालेंगे, आपको लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अगले दिन या उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आपको सारे लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। ये सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप पेन नहीं भी चला रहे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको समझ में सब कुछ आएगा। आप स्क्रीन पर देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, आप पेन मत चलाइए, कोई बात नहीं। कॉपी मत लीजिए, कोई बात नहीं। हमने पीपीटी का नोट्स दिया है, आप प्रिंट निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेटर जरूर चलाइए और जो बातें हम आपको बताएं अपने इस सेशन में उन बातों को रिवाइज करिए और नेक्स्ट सेशन में उसको इम्प्लीमेंट जरूर करिए। अपना ही चाहे पोर्टल खोल लीजिए या किसी क्लाइंट का पोर्टल ओपन कर लीजिए, उस बात को एक बार करके जरूर देखिए। क्योंकि होता क्या है, हमने आज तो एक बात बता दिया, अपनी पूरी जी जान लगा दिया, लेकिन आप गए और आप 5 दिन के बाद अगर आप उसको ओपन करेंगे तो आपको बात उतनी अच्छे से याद नहीं रहेगी जितनी अच्छे से आपने जिस दिन सीखा था उस दिन याद रहेगी। तो एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखें।
प्रैक्टिकल करते समय कुछ समस्या आएगी, कुछ एरर आएगी कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ये एक बात आप अपने व्हाट्सएप पर हमें ग्रुप पर डाल करके बता सकते हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि काम करेंगे। सैलरी वाली डिटेल समझनी है बेटा, सैलरी का टॉपिक हम बिल्कुल पकड़ेंगे, चिंता मत करो। सैलरी में पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है, ठीक है। स्लैब का कैलकुलेशन, अब बेटा स्लैब का कैलकुलेशन तो इनकम टैक्स की बात है। स्लैब का कैलकुलेशन तो इनकम टैक्स की बात है कि किस पर कितना स्लैब लगेगा, कितना टीडीएस काटना है। ये तो इनकम टैक्स की बात है, हम लोग पढ़ भी इनकम टैक्स रहे हैं, चलो बता देंगे। तुम्हारी क्वेरी मैंने नोट कर लिया। मेरे पास मुकेश की दो क्वेरी अभी नोटेड है। एक क्वेरी ये है कि सर अगर ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट लिखी है स्क्रीन पर, अगर ये एग्जैक्ट होगी तो क्या होगा। और दूसरी क्वेरी ये है कि स्लैब की कैलकुलेशन कैसे। चलो बता देंगे, स्लैब की कैलकुलेशन भी करवा दें, कोई दिक्कत की बात नहीं। भाई करवानी ही पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा टीडीएस काटना कितना है। देखो मजे की बात तो ये है कि इंटरेस्ट में तो पता है 10% काटना है, 30,000 काटना है, 1 लाख पर काटना है, लेकिन सैलरी में तो पता ही नहीं कितना टीडीएस काटना है। तो सैलरी का तो टैक्स निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly, टीडीएस में तो सैलरी। सर एनपीएस का बताना बेटा, एनपीएस का टॉपिक कैसे लिंक्ड है टीडीएस से। चलो क्वेरी सेशन ओपन कर देते हैं सभी के लिए। मुझे मुकेश की क्वेरी समझ में आ गई, मैं समझ गया मुकेश। बिना सैलरी का टैक्स निकाले तो टीडीएस पता ही नहीं चलेगा, समझा देंगे चलो, समझा देंगे बेटा। मुकेश इसमें दो बातें और भी होंगी कि नए रिजीम में टीडीएस अलग होगा और पुराने रिजीम में टीडीएस अलग होगा। सीनियर सिटीजन का टीडीएस अलग होगा, सुपर सीनियर का अलग होगा। चलो बता देंगे ये। लेकिन जरा मुझे जरा ये बता दो एनपीएस कैसे लिंक्ड हो गया। एनपीएस एटीसी में आता है। हाँ आता है। टीडीएस से कैसे लिंक हो गया। विजय कुलकर्णी का कहना है एनपीएस का बताइए सर। क्या बताएं ये तो बताओ, एनपीएस के बारे में बताएं क्या, एनपीएस सर क्या होता है। एनपीएस तो एनपीएस और एलआईसी जो है एटीसी के अंतर्गत वो सारी चीजें कवर हो जाती है। बेटा कवर तो हो जाती हैं, लेकिन ओल्ड रेजिम में अब न्यू रिजिम में तो सारी चीजें डिडक्शन ही पूरा हटा दिए गए हैं। सब कुछ हटा दिया गया। क्योंकि 7.5 लाख का उसका लिमिट रख दिए, अब फिर बाकी जो डिडक्शन वगैरह है वो सारी चीजें हटा दी गई। हम्म। लेकिन ये बात टीडीएस से कैसे लिंक होगी ये तो बताओ। लेकिन ये टीडीएस का लिंक कैसे होगा, क्योंकि 7.5 लाख से लिमिट को जैसे क्रॉस करेगा हम्म। उसके बाद टीडीएस का स्लैब 5%, 10%, 10%, हम्म। 15% और 30% के कैलकुलेशन में आ जाता है। चलो तो तुमने उसको जो भी चीजें पढ़ी हैं वो सही, कुछ कुछ सही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत है, ठीक है। जी अभी अपने बैच में क्लियर करेंगे इसको कि 7.5 लाख की लिमिट नहीं है बल्कि कुछ और है, ठीक है। और 7.5 लाख तक पहुंची कैसे ये भी बता देंगे, लेकिन ये टीडीएस का टॉपिक नहीं है। तो सर इस कैलकुलेशन डिडक्शन को हटाने के बाद ही तो टीडीएस का कैलकुलेशन बैठेगा। Q1 2 3 में तो ऐसा नहीं होगा। हाँ लेकिन जो Q4 फाइनल में होगा फोर्थ ऐसा। क्वार्टर होगा। क्वार्टर लेकिन फोर में होगा ऐसा। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में इससे ही मतलब मंथ का डिवाइड करेंगे टीडीएस का, तो उसका कैलकुलेशन करने के बाद ही होगा ना, फर्स्ट एनपीएस क्वार्टर से वगैरह, ही। एनपीएस वगैरह नहीं करते बच्चा, नहीं एटीसी की तो डिडक्शन नहीं एनपीएस करते। वगैरह तो लास्ट फोर्थ क्वार्टर में वो डिटेल डालना रहेगा। हाँ, आखिरी क्योंकि क्वार्टर उसको में माइनस करेंगे। करने के बाद ही जो टीडीएस जो लाइबिलिटी बनती है वो तो फर्स्ट क्वार्टर से ही कटना चालू हो जाएगा। हाँ बेटा, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है ना, आपको जो 80C और 80D और 80DD, सेक्शन 80 TTA TTB 80U, जितने भी डिडक्शन के चैप्टर हैं, ये आपको अपने एम्प्लॉय से लेने हैं। जी ये आपका एम्प्लॉय आपको डिक्लेयर करेगा कि मेरा किसमें कितना डिडक्शन है। आपको सिंपली उस डिडक्शन को डालना है, और डालने के बाद जो उसका टीडीएस बने वो उसका टीडीएस आपको काट लेना है। सिंपल एक कैलकुलेशन होगी यहाँ पर। यहाँ पर डिडक्शंस पर कोई भी दिमाग नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन ये बड़ी आगे की स्टेज है, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। जब हम लोग पार्ट बी पढ़ रहे होंगे तब ये बात क्लियर होगी कि कैसे डिडक्शंस को डालेंगे, और डालने के बाद उसका टैक्स कैसे कम होगा, कैसे टीडीएस कम होगा, ये बताएंगे, चिंता मत करो। हाँ, CCD 1 CCD 2
80 DD, DDB, DDU, TT, 80 E, 80 EE, 80G, 80 GG, 80 GGCA। ठीक है, बहुत सारे सेक्शन है, लेकिन ये ये सब सेक्शन, डिडक्शन है, ये सब डिडक्शन सेक्शन वाला ही पार्ट मेरे को सीखने से। क्या हुआ? डिडक्शन वाले ही पार्ट्स जो हैं वो डिपली से हम्म। उसको कवर करना है, उसको, उसको डिटेल में जानना है। नहीं, हम तो डिटेल में सब कुछ बताएंगे। हमें तो पार्ट ए भी डिटेल में बताना है, पार्ट बी भी डिटेल में बताना है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि जब आप वहां तक पहुंचेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसकी डिटेल में घुसना ही नहीं है। 80C में क्या अमाउंट आएगा, 80D में क्या अमाउंट आएगा, 80DD में क्या आएगा, 80U में क्या आएगा, टीडीएस फाइल करते समय आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। ये आपका एम्प्लॉय आपको डिक्लेयर करके खुद बताएगा। आपका एम्प्लॉय ये कहेगा, आप, बल्कि ऐसा कहा गया है इनकम टैक्स एक्ट में कि आपको आपको अपने एम्प्लॉय से एक डिक्लेरेशन लेना है कि उसने कितनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर रखी है, और जो वो डिक्लेरेशन देगा उसी के हिसाब से आपको सिर्फ अमाउंट डालनी है। यहां पर ऐसा नहीं है। देखो, इनकम टैक्स के बैच में और टीडीएस के बैच में ये अंतर है। इनकम टैक्स का जब बैच होता है तो हम 80C के बारे में बताते हैं कि बेटा 80C में ये क्लेम होगा, ये क्लेम नहीं होगा, ये आएगा 80CCD1 में, ये आएगा, ये एनपीएस नहीं आएगा। वहां 1.5 लाख की लिमिट बढ़ के 50,000 से बढ़ के 2 लाख हो जाती है। और अगर आपको हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट क्लेम करना है तो वहां पर 2 लाख की लिमिट और बढ़ जाती है। दुनिया भर की बातें होती हैं वहां पर। 80D में भी कुछ बात होती है, 25,000 का हेल्थ इंश्योरेंस है। वहां पर हम लोग डिडक्शंस की डिटेलिंग में जाते हैं, ये समझते हैं कि कब डिडक्शन मिलेगा कब नहीं मिलेगा। लेकिन टीडीएस फाइल करते समय ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपने किया तो आप गड़बड़ा जाएंगे। टीडीएस फाइल करते समय आपका एम्प्लॉय ही हमेशा आपको बताएगा कि मेरा इतना डिडक्शन इस सेक्शन में है, तो कृपया आप इसको मुझे दिलवा दीजिए और मेरा इतने से कम टीडीएस काटिए। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी बात को प्रूफ करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं कि मान लो कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पूरे पूरे इंडिया में 2 लाख एम्प्लॉय हैं। तो ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए कभी भी संभव नहीं है कि जब वो टीडीएस की फाइलिंग करे और उसके बाद जब वो अपने एम्प्लॉयज को फॉर्म 16 जनरेट करके दे, तो उससे पहले वो एक एक एम्प्लॉय की डिडक्शंस को समझे बैठ के कि भैया किसने 80C में क्या लिया है, क्या नहीं लिया है, क्या ये है, क्या वो है। 2 लाख एम्प्लॉय का अगर आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करने को मिल जाए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? सिंपली एक काम करती है, अपने सभी एम्प्लॉयज से कहती है कि आप हमारे एचआरएमएस के पोर्टल पर अपनी डिडक्शंस को अपडेट कर दीजिए। आप जो डिडक्शन डालेंगे हम उसको सही मानेंगे और हम उसी के हिसाब से आपका टीडीएस काट लेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने डिडक्शन डालना भूल गया तो उसकी ग्रॉस सैलरी पर टीडीएस कट जाएगा। और अगर किसी एम्प्लॉय ने अपनी पूरी पूरी डिडक्शन क्लेम कर ली, 2 लाख का हाउसिंग इंटरेस्ट क्लेम कर लिया, 1.5 लाख का एटीसी क्लेम कर लिया, तो उसका टीडीएस कम कटेगा या नहीं कटेगा, ऐसा आप कह सकते जी। हैं। बात समझ में आ गई? जी सर। एक्सपेक्टेशन क्या रखना इसको मैं क्लियर कर दूं यहीं पर। ठीक है। इनकम टैक्स के जब मेरा बैच था तो मैंने वहां पर डिटेल में बताया कि 2 लाख का हाउसिंग इंटरेस्ट कैसे क्लेम करवाया जाएगा, 1.5 लाख का एटीसी कैसे क्लेम करवाया जाएगा। लेकिन यहां पर बड़ा सिंपल रूल है, जो एम्प्लॉय ने दिया, जिस सेक्शन में दिया, हमें उस सेक्शन में उन वैल्यूज को पुट करना है, और उसके बाद उनका जो भी टैक्स कैलकुलेट होकर के आएगा उतना टैक्स हमें पूरे साल में काट लेना है उनका। बात खत्म। अगर ऐसा नहीं किया, अगर ऐसा नहीं किया तो दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहला तो यह है कि आपने जो अपनी बुक्स में सैलरी का खर्चा क्लेम किया है उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, और वो डिस अलाउ हो जाएगा 30%। ये बात मैंने कल के टॉपिक में भी बताई थी, आज फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं किया, मान लो कि उसकी सैलरी आफ्टर डिडक्शंस आती है और उस पर कुछ एक टैक्स अमाउंट बनता है, आपने वो टीडीएस नहीं काटा, तो कुछ नहीं होगा ज्यादा। बस सिर्फ इतना होगा कि आप जो खर्चा सैलरी का अपनी किताबों में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सैलरी का एक्सपेंस क्लेम कर रही है अपनी बुक्स में, वो एक्सपेंस क्लेम नहीं कर पाएगी। 30% डिसअलाउ हो जाएगा। 30% क्या होगा? डिस अलाउड हो जाएगा।
अब इसका मतलब ये होता है कि वो जो 30% डिसअलाउ हुआ उससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी, और इनकम बढ़ते ही आपको टैक्स जमा करवाना पड़ जाएगा। बताओ, इतना बुरा होगा आपके साथ। क्या होगा? डिसअलाउंस होगा। ठीक है, इसलिए टीडीएस को पूरा पूरा काटना है। ज्यादा काट सकते हैं आप, कम नहीं काट सकते। ठीक है, सैलरी इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों की क्वेरी आ गई पहले दिन, ये अच्छी बात है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जैसे मैं बताऊंगा अगर वैसे पढ़ोगे। टीडीएस फाइलिंग के समय जिम्मेदारी बड़ी अलग होती है, क्योंकि यहां पर जो डेटा होता है वो 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख लोगों का होता है। हम तो सिर्फ 2, 4, 5 लेकर के आपको समझाएंगे, लेकिन अगर मान लो 2 लाख, 5 लाख का एम्प्लॉयज आ गए आपके सामने, उनके पैन नंबर भरने पड़ गए, तो हालत खराब हो जाएगी। जब अभी फाइलिंग सिखाएंगे तब पता चले। चलो, कोई बात नहीं, उसको भी इजी करेंगे।